आगे चले तो चलो आज हम लोग बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग लैब में काम में लेते हैं, विच आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जेईई मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल फ्रॉम द ईयर 2006 इस वाले चैप्टर को लेकर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ दे हैव ऑलरेडी पुट इनटू एक्शन दैट एक्सपेरिमेंटल प्लान। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंटल प्लान में हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, उन्हें देख के पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए आप लोगों के लिए खास तौर पे वी हैव ब्रॉट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, और उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को आपको दिखाया जाएगा और उनकी वर्किंग जो है वो सारी की सारी आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करेंगे बैटरी एलिमिनेटर की। इट इज नोन एज द बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, मैं आपको बैटरी एलिमिनेटर अभी दिखा देता हूं कि फिजिकली कैसे दिखती है। लेट्स सी। ये देखो, ये है हमारी बैटरी एलिमिनेटर जिसके साथ में एक ये प्लग अटैच्ड है। इस वाले प्लग को अगर हम लोग तार में जोड़ते हैं तो बढ़िया यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जलती है, और इसका जो आउटपुट है उसको हम लोग आराम से वेरी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इस तरह से इसके आउटपुट हैं जो कि हम वेरी कर सकते हैं। बैटरी एलिमिनेटर का मेन यूज क्या है? इसका यूज है लैब्स में टू गिव अ कांस्टेंट डीसी सप्लाई। ठीक है, एक छोटी डीसी सप्लाई देने के ये हमारा जो बैटरी एलिमिनेटर है ये काम आता है। थोड़ा सा हैवी होता है। हो सकता है आपको आपकी लैब्स के अंदर सेल मिले जो कि कैसे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, हो सकता है आपको जिंक क्लोराइड वगैरह के सेल्स मिले, पर नॉर्मली अगर आप थोड़े अच्छी जगह पर हैं तो आपको इस तरह का एक बैटरी एलिमिनेटर मिलेगा जिसमें कि आप सप्लाई जोड़ के यहां से एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई को ले सकते हैं। ठीक है, इस तार को जोड़ते हैं। देखिए ये देखिए, रुक जा। हाँ, तो देखिए रेड कलर की लाइट जल गई। इन वाले एंड से वायर्स को जोड़ा जाता है और जो सप्लाई है जिस भी सर्किट में मुझे देनी है वो सप्लाई यहां से दे दी जाती है। और ये इसका स्विच है, ये ऑफ हो गई और ये ऑन हो गई। सप्लाई कैसी मिलेगी मुझे? द सप्लाई विल बी डायरेक्ट इन नेचर। ठीक है, डीसी सप्लाई मिलेगी। तो ये रेड कलर की लाइट आ गई, ये इसका हो गया स्विच, एंड दिस डिवाइस इज नोन एज व्हाट? दिस इज द बैटरी एलिमिनेटर। आगे बढ़ते हैं। तो बैटरी एलिमिनेटर का यूज क्या है? टू गिव अ कांस्टेंट डीसी सप्लाई। ठीक है, इट गिव्स अ कांस्टेंट डीसी सप्लाई। ठीक है, और कैसी? स्मॉल, और स्मॉल भी कितनी? 2 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू 12-13 वोल्ट तक की जो बैटरी एलिमिनेटर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट डिवाइस जो है इट इज द रियोस्टेट। ठीक है, तो चलो रियोस्टेट देख लेते हैं आखिर किस तरह का होता है। रियोस्टेट में आपको बता देता हूं किस तरह का दिखता है। ये है हमारा रियोस्टेट। ठीक है, एक ड्रम जैसा एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये ब्लैक कलर जो आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, ये एक्चुअली दीज आर स्मॉल स्मॉल वायर्स जो कि बहुत पास में लपेटे हुए हैं। देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो हमने इन वायर्स को सिर्फ इसीलिए उखाड़ा है जिससे कि आपको नजर आए कि दीज आर एक्चुअली वायर्स। जैसे सोलेनॉइड होता है मैग्नेटिज्म में, ये एक तरह से एक सोलेनॉइड है। एक ड्रम के ऊपर वायर्स को लपेट दिया गया है ऑफ वेरी लिटिल थिकनेस। इन वायर्स की थिकनेस देखिए, बहुत पतले पतले से वायर्स हैं। ठीक है, दीज आर द वायर्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। गिटार की स्ट्रिंग से भी पतले वायर्स हैं, और ये जो वायर्स हैं इन्हीं का ये कॉम्बिनेशन है, और इनको इतनी क्लोजली वूंड किया गया है कि हमें ऐसा लगता है कि दिस इज अ कांस्टेंट स्ट्रक्चर, जबकि ये कांस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये देखिए आपके सारे वायर्स, ये ऊपर ये जो आपको स्टील का ये दिख रहा है, इसके ऊपर हम इसको स्लाइड करते हैं, और ये जो कॉन्टैक्ट है इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर एक लोहे का कांटेक्ट है, और ऐसे ही पीछे भी एक लोहे का कांटेक्ट है। तो बेसिकली जो रियोस्टेट का काम होता है, इट वेरीज रेजिस्टेंस एंड हेंस द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो मेरे रियोस्टेट का काम क्या हो गया?
इट वेरीज करंट इन द सर्किट बाय द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा है, और रेजिस्टेंस को वेरी करने का बहुत सिंपल सा तरीका, इसे यहां से पकड़ा ऊपर से, इसे ऐसे नीचे से नहीं पकड़ना, नहीं तो हमें करंट लग जाएगा। तो इसे ऐसे ऊपर से पकड़ा और ऐसे इसको स्लाइड किया। तो हम जिस तरह से इसे स्लाइड करते हैं उतना इन वायर का रेजिस्टेंस का पोर्शन इसमें आ जाता है, क्योंकि ये जो मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं ये उस करंट को लेके ऊपर जाते हैं, और फिर जो करंट है वो इस वाले वायर, इस वाले ये जो कॉन्टैक्ट हमें दिख रहा है स्टील का, इसके थ्रू वो ट्रेवल करता है। तो इस तरह से देखो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, एक इस एंड पे जुड़ता है, एक या तो इस एंड पे जुड़ जाएगा और नहीं तो फिर इस वाले एंड पे जुड़ जाएगा। तो इसके दो कनेक्शंस पॉसिबल होते हैं। बेसिकली जो रियोस्टेट है इसके दो कनेक्शंस पॉसिबल हैं, और वो कनेक्शन क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज, फर्स्ट इज द करंट डिवाइडर, जो कि बेसिक है और इसको यूज भी किया जाता है, बहुत हाईली यूज सर्किट है करंट डिवाइडर। और जो दूसरा है इट इज द वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिवाइडर, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा हमारे कोर्स में है नहीं, बट यू शुड नो दैट अ रियोस्टेट कैन ऑपरेट इन टू मोड्स। जो बेसिक मोड है इसका वो है करंट डिवाइडर, एंड द नेक्स्ट मोड विच इज द वोल्टेज डिवाइडर। इस मोड को बहुत कम यूज में लिया जाता है, और रियोस्टेट का एक पर्टिकुलर सिंबल है। जैसे देखो बैटरी का सिंबल हम लोग सब जानते हैं, बैटरी का सिंबल ये होता है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हमारी बैटरी का सिंबल। रियोस्टेट का कैसा सिंबल है, ये रेजिस्टेंस, और ये इसको वेरी करने के लिए जो वहां पे पार्ट मौजूद है, तो ये हमारे रियोस्टेट का सिंबल हो जाता है। ठीक है, बेसिक जो करंट डिवाइडर सर्किट है उसकी हमने बात की है अभी। तो इसको वेरी करने से क्या हो रहा है, इस वायर का रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड हो रहा है, और उसी प्रकार से जो मेरी रीडिंग है करंट की वो वेरी कर जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रियोस्टेट। थर्ड देखते हैं, जो थर्ड डिवाइस हमारे पास में आता है इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, इट इज अ बॉक्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसको क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो अब ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस बॉक्स है, अगर मैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स की बात करूं तो देखो होता क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स को लेके बहुत सारी धारणाएं हैं जो हम लोग गलत बना लेते हैं कि मैं प्लग निकालूंगा तब रेजिस्टेंस आएगा, या प्लग हटाऊंगा तब रेजिस्टेंस आएगा। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, ये मैं आपको अब रेजिस्टेंस बॉक्स दिखा रहा हूं। तो देखो दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। ये जो सब आपको दिख रहे हैं ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जो हमारी लैब्स में रहता है। ठीक है, द बेसिक थिंग अबाउट दिस इज दैट अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं इसमें प्लग को निकालता हूं, अगर मैं इसमें कोई भी प्लग अगर निकाल लेता हूं तो मुझे इसमें रेजिस्टेंस मिलता है, ना कि प्लग को हटाने पे। ठीक है, जैसे देखो आई वांट के मेरा जो सर्किट है, देखो एक एंड यहां से जुड़ गया और एक एंड यहां से जुड़ जाता है, तो इस तरह से इसकी ड्यूअल वायरिंग हो गई, इधर से इनपुट और इधर से अगर मैं आउटपुट लेना चाहूं तो वो वाला केस है। अब जब ये जो इसके कीज हैं, दीज आर नोन एज कीज, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड द कीज। अगर इन वाली कीज को मैं इसमें लगा रहने दूंगा, मतलब कि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, बट यही अगर मैं इस की को बाहर निकाल लूंगा तो जितना यहां पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है उतना रेजिस्टेंस यहां पर आ जाएगा। मतलब मैंने इनपुट में अब उसको कुछ रेजिस्टेंस दे दिया, तो प्लग निकालने पर रेजिस्टेंस आता है, ना कि प्लग लगाने पर। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू पुट अ नोन रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब एक अगर मुझे नोन रेजिस्टेंस सर्किट में डालना है तो मैं हमेशा किसका काम में लूंगा, आई विल टेक द यूज ऑफ अ रेजिस्टेंस बॉक्स। रियोस्टेट की जो खामियां थी वो इसने पूरी की, क्योंकि रियोस्टेट में मुझे पता नहीं होता मैं आखिर कितना रेजिस्टेंस उस सर्किट में दे रहा हूं। करंट तो वेरी हो गया, बट आई डोंट नो अबाउट द रेजिस्टेंस, मुझे उसे कैलकुलेट करना पड़ जाता है। पर यहां क्या चीज खास बात है, देखो हर एक की से पहले यहां पर लिखा हुआ है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम। तो मैं अगर यहां पर ये बोलूं कि आई वांट टू गिव अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम इन द सर्किट, तो यहां 7 ओम तो लिखा हुआ कहीं भी नहीं है,
तो आखिर ये 7 ओम का रेजिस्टेंस अगर मुझे पुट करना है तो मैं कैसे करूं? तो देखो इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। एक मैंने 5 ओम का निकाला, एक मैंने 2 ओम का निकाला। सर्किट में रेजिस्टेंस कितना गया? 7 ओम। हमेशा मुझे ये बात मेनली जो ध्यान रखनी है वो यही है कि जो रेजिस्टेंस मुझे देना है वो प्लग को निकाल के देना है, ना कि प्लग को लगा के। ठीक है, जो प्लग का मटेरियल होता है एक्चुअली उस प्लग के मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। तो जैसे ही मैं इस प्लग को हटाता हूं तो इसमें अंदर एक इनबिल्ट वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो मेंशन्ड रेजिस्टेंस है उसके बराबर होता है, और इस प्लग के रेजिस्टेंस का, ये प्लग का जो मटेरियल है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, तो जब तक ये प्लग इसमें लगा हुआ है तब तक सारा करंट इसके थ्रू जाएगा। पर जैसे ही मैंने इस प्लग को हटाया यहां से, जैसे ही मैंने इस प्लग को हटाया तो क्या हुआ, जो इसमें इनबिल्ट वायर था उस इनबिल्ट वायर के थ्रू अब रेजिस्टेंस आने लगा। ठीक है, जो करंट अब फ्लो कर रहा था वो अब उसके थ्रू हुआ, और इसीलिए हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसने एक नॉन रेजिस्टेंस सर्किट में पुट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ रेजिस्टेंस बॉक्स। इट इज बेसिकली जो मैंने अभी बताया आपको, इट इज यूज्ड, ये तो चौकी वगैरह, यूज्ड टू पुट अ known resistance in the circuit। ठीक है, और जो मेन बात है वो क्या है, द मेन थिंग इज के व्हेन आई इंसर्ट द प्लग एट दैट टाइम नो रेजिस्टेंस इज देयर, बट व्हेन आई रिमूव द प्लग which implies that resistance has been inserted। ठीक है, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि प्लग लगाने के बाद रेजिस्टेंस नहीं मिलता बल्कि प्लग को हटाने के बाद रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, बेसिकली जो स्विच होता है ना, इस तरह से ये स्विच होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का मटेरियल है जो कि ये कॉन्टैक्ट्स के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, अब असलियत में क्या होता है कि ये करंट मान लो इस वाले इस तरफ से ये फ्लो करता हुआ आया। ठीक, तो यहां पर एक वायर अलग से मौजूद होता है कुछ इस तरह से राउंडेड, है ना। तो अब करंट क्या होता है, इस वाले वायर के थ्रू ट्रेवल करता है, ना कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि अब ये तो भाग ही गया। और इसका रेजिस्टेंस क्या था, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट जीरो माना जाता है। तो इस वाले मटेरियल का रेजिस्टेंस हमेशा इससे कम होता है, इसलिए जब ये लगा होता है तब करंट इसके थ्रू जाता है, पर जब इसे हटा देते हैं तब रेजिस्टेंस किसके थ्रू जाएगा, इस वाले वायर के थ्रू, और मुझे जो नोन रेजिस्टेंस है वो सर्किट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने किसकी बात कर ली, आई हैव टॉक्ड अबाउट द रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, चलो हम लोगों ने 4 डिवाइसेस पढ़ लिए हैं। 5th डिवाइस की हम लोग बात करते हैं, विच इज द अमीटर। ठीक है, अमीटर की अगर बात करें तो एन अमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। अमीटर किसका मतलब है, इट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। ठीक है, अमीटर को अगर काम में लिया जाएगा तो इट विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मेजर द करंट इन द सर्किट, और इसकी जो रेंज होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये कुछ माइक्रो एम्पियर से लेके बढ़िया कुछ
मिली एम्पियर्स तक के करंट को मेजर करने के हमारे काम में आ सकता है। एंड इट कुड ऑल्सो मेजर करंट इन एम्पियर्स, ऐसा नहीं है कि मिली एम्पियर्स। पर जो लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं वहां पे यूजुअली जो हम करंट को मेजर करते हैं वो होता है कुछ माइक्रो एम्पियर्स में या फिर कुछ मिली एम्पियर्स में। तो ये हमारे अमीटर की एक रेंज डिसाइडेड होती है, ठीक है। इनमें एक डिफ्लेक्टिंग नीडल होती है और वो वाली नीडल के डिफ्लेक्शन से ही हमको सारी चीजें यहाँ पे पता लगती हैं कि आखिर किस तरह का हमारा अमीटर है। तो देखो जैसे कि हम अगर बात करें ये है हमारा अमीटर, ठीक है। दिस इज एन अमीटर जिसके बीचों बीच क्या लिखा रहेगा, इसके बीच में लिखा रहेगा ए। ये जो ए लिखा हुआ है दिस इंप्लाइज दैट दिस इज एन अमीटर, ठीक है। ये अगर माइक्रो ए लिखा हुआ होता तो ये होता माइक्रो अमीटर। और ये जो अमीटर है इसका देखो टाइप भी लिखा हुआ है, दिस इज अ डीसी मूविंग कॉइल, दिस इज अ डीसी मूविंग कॉइल टाइप ऑफ अमीटर, ठीक है। चलो इस बारे में तो हम बात नहीं करते कि मूविंग कॉइल क्या होती है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ लिया है। अब हम डिफाइन करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का आखिर काम क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये हमारा अमीटर है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, और इसे हमेशा किसमें जोड़ा जाता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, ठीक है। It is connected in series in the circuit so that maximum current flows through it, ठीक है। ये हमारा एक डिवाइस है जिसे हमने क्या नाम दे रखा है, वी हैव नेम्ड इट एज अमीटर, क्योंकि हम उससे क्या चीज नाप रहे हैं, वी आर मेजरिंग करंट बाय इट, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इससे मैक्सिमम करंट फ्लो करे, तो मैं ये भी चाहूंगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कैसा हो, कम हो। तो अगर मैं एक आइडियल अमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, अगर एक आइडियल अमीटर की बात करूं, दिस इज द सिंबल ऑफ एन अमीटर, तो हम बोलते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो रेजिस्टेंस है इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, आइडियल की बात करें। और अगर मैं बोलूं गुड अमीटर, अगर मैं बोलूं अ गुड अमीटर, तो गुड अमीटर के लिए मैं क्या बोलता हूं, R शुड टेंड टू 0, मतलब इट शुड बी नियरली इक्वल टू 0। तो उस केस में हमारा जो अमीटर है वो कैसा हो जाएगा, इट वुड बी नेम्ड एज अ गुड अमीटर, ठीक है। इसके सर्किट कॉम्बिनेशंस जो है वो हम लोग गैल्वेनोमीटर का जब कन्वर्जन पढ़ेंगे अभी मैं उसमें बताऊंगा आपको। तो अभी हमें ये वाली चीजें पता होनी चाहिए अमीटर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, अगर अमीटर करंट मेजर करने के लिए था तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करने के लिए होगा, इट वुड बी यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, ठीक है। तो मुझे जो अब डिवाइस दिया गया है वो वाला डिवाइस क्या है, द डिवाइस इज वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, द वोल्ट मीटर विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज देयर इन द सर्किट बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स, ठीक है। ये हमने किसकी बात की, वोल्ट मीटर की। अच्छा, जैसे हमने अमीटर को कनेक्ट किया सीरीज में, उसी तरह से जो वोल्ट मीटर है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, it is connected in parallel in the circuit, ठीक है। जिसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस इसको हमेशा किस में लगाया जाता है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब देखो वोल्ट मीटर की बात की तो आपको वोल्ट मीटर दिखा भी दिया जाए।
ये हमारे पास में एक वोल्ट मीटर है, बिल्कुल अमीटर की जैसा दिखता है। जो डिफरेंस है वो बस यही है कि अमीटर में यहाँ पर ए लिखा था, इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। आप लोगों को नजर आ रहा है। दिस इज अगेन द डीसी मूविंग कॉइल टाइप, ठीक है। ये इसके दोनों एंड्स जिसको हम लोग पैरेलल में किसी भी सर्किट से जोड़ते हैं, और उस सर्किट से जोड़ने के बाद में मुझे हमेशा क्या मिल जाता है, उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या फिर किसी भी उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वोल्ट मीटर की वर्किंग होती है। इसकी भी रेंज जो है इट इज अगेन अ डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या तो फिर जो इंस्ट्रूमेंट की जो नीडल होगी वो राइट हैंड साइड में जाएगी या लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, और उसी हिसाब से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहां से पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। यहां अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए फिर से क्या हो जाएगा, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर दिस इज द सिंबल फॉर अ वोल्ट मीटर, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, दैट द रेजिस्टेंस शुड टेंड टू इंफिनिटी, है ना। एंड फॉर अ गुड वोल्ट मीटर, फॉर अ गुड वोल्ट मीटर वी से दैट द आर शुड टेंड टू इंफिनिटी, मतलब आर ऑफ द सर्किट शुड बी एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है ना। एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो हम लोग रेजिस्टेंस यूज करेंगे जिस वायर का, उस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है इट शुड बी लार्ज इनफ, ठीक है ना, कि हमारा जो आर हो वो कहां पहुंचे, वो इंफिनिटी पे पहुंचे। क्योंकि मुझे क्या मेजर करना है, आई नीड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अगर मुझे एग्जैक्टनेस की तरफ जाना है, अगर मुझे एक्यूरेसी पानी है, तो आर की जो वैल्यू है इट शुड गो टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। कौन से नंबर का डिवाइस है यार ये होगा, चलो हम लोग लिख लेते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ में एक स्टार बना लें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेज विच वी आर स्टडिंग। और गैल्वेनोमीटर का काम बेसिकली कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। ये बस क्या करता है कि इट डिटेक्ट्स द करंट, इट डिटेक्ट्स व्हाट, it detects current in the circuit, ठीक है, and by the process of deflection, ठीक है। ये किसको डिटेक्ट करेगा सर्किट में, इट विल डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। एंड ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस मतलब मुझे पता कैसे लगा कि यार हमारे सर्किट में आखिर कोई करंट है तो कैसे हो। तो देखो गैल्वेनोमीटर फिर से वही चीज दिखता बिल्कुल अमीटर और वोल्ट मीटर के जैसा ही है। ये देखो ये आपके सामने है एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इस गैल्वेनोमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो देखो इसमें भी वैसे ही एक नीडल है, पर इसका कैलिब्रेशन कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो देखो 30, 20, 10, 0, इधर भी 10, 20, 30। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में कोई क्वांटिटी तो है ही नहीं। अब यार करंट अगर इससे फ्लो कर रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि करंट को ये डिटेक्ट कर रहा है। क्या करता है ये कि करंट डिटेक्ट करता है तो या तो फिर इस डायरेक्शन में अपनी नीडल को डिफ्लेक्ट कर देगा या फिर इस डायरेक्शन में अपनी नीडल को डिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे हम लोग करंट की डायरेक्शन का अंदाजा लगा पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को किसी भी सर्किट में अगर लगा रहे हैं तो वी कैन डिटेक्ट वेदर आवर सर्किट इज बीइंग ज्वाइन करेक्टली और नॉट। और इस चीज का मेजर यूज जो है वो हम लोग किसमें करेंगे, जब हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। उस समय हमें ये वाली चीज पता लग जाएगी कि हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कितना यूजफुल है। क्योंकि क्या होता है जब हम मीटर ब्रिज पढ़ते हैं तब हम एक एंड पे जब हमारी जॉकी को लगाते हैं तो वो उस समय जॉकी मैं बताता हूं आपको क्या होता है। जॉकी ये दिस इज अ जॉकी, अ पेन लाइक इंस्ट्रूमेंट, और इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज अ जॉकी, ठीक है। इसको हम लोग जॉकी बोलते हैं। देखो साइड स्क्रीन का चक्कर पड़ रहा है, ये हमारी जॉकी है, शानदार। तो ये जो जॉकी होती है, इस जॉकी का काम है कि इसे हम वायर्स के ऊपर स्लाइड करते हैं,
क्या करते हैं, इसे हम वायर्स के ऊपर स्लाइड करते हैं और हम लोग पता लगाते हैं कि मीटर ब्रिज की वर्किंग कैसी है और पोटेंशियोमीटर की वर्किंग कैसी है। तो उस केस में हम इसे पढ़ेंगे, जबकि हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब देखो गैल्वेनोमीटर का काम हमें पता लग गया कि जॉकी को जब एक एंड पे अड़ाया तब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए, और जब उसको मैं दूसरे एंड पे अड़ाऊंगा तब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो देखो इससे हमें ये पता लगता है दैट द सर्किट विच इज बीइंग जॉइंड इज करेक्ट और नॉट। और ये सिर्फ किसके केस में, मीटर ब्रिज के केस में और पोटेंशियोमीटर के केस में हम इसे देखते हैं अभी इस लेवल पे। बड़े होने के बाद और भी कई लेवल्स आएंगे और वहां पे भी हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे। तो ये इसका बेसिक यूज है। अब गैल्वेनोमीटर के साथ में कुछ चीजें की जा सकती हैं, विच इज आई कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर एज वेल एज अ वोल्ट मीटर। उस कॉम्बिनेशन के लिए अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो कॉम्बिनेशन बना तो वो कॉम्बिनेशन कैसे बना। ठीक है, हम देखेंगे एक शंट रेजिस्टेंस आ जाता है, उस शंट रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ता हूं गैल्वेनोमीटर के साथ तो क्या कहानी बनती है, और वहीं अगर उस वाले शंट को मैं सीरीज में जोड़ देता हूं उस गैल्वेनोमीटर के साथ तो क्या कहानी बनती है। तो इन चीजों को अब मैं देखता हूं कि किस तरह से एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम अमीटर में, और एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम वोल्ट मीटर में। ठीक है, चलो आगे देख। देखो इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा गैल्वेनोमीटर, और अब गैल्वेनोमीटर का हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कन्वर्जन। ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर का जो कन्वर्जन है आखिर ये कितने तरह से हो सकता है, ठीक है, और उसका तरीका क्या है। तो इस कन्वर्जन में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग विल बी द कन्वर्जन इनटू अमीटर, द कन्वर्जन इनटू अमीटर, and the second thing that we will study is conversion into voltmeter। ठीक है, हम इस तरह से अब इस गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे कि वो किस किस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। तो देखो इसमें बेसिक सर्किट सबसे पहला हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर में देखो अमीटर का काम क्या है, अमीटर का काम है करंट मेजर करना। अब क्या हुआ, मेरे को एक सर्किट दिया गया, देखो क्या था वो सर्किट, लेट मी टेल यू। ये सर्किट था, लेट्स से दिस इज अ 20 वोल्ट बैटरी, और ये जो रेजिस्टेंस है ये है 5 ओम्स। ठीक है, तो यहां जो करंट फ्लो करेगा वो करंट कितना फ्लो करेगा, इट विल बी V by R डायरेक्टली, तो यार मेरे पास में आ जाएगा दिस विल बी 4 एम्पियर्स। ठीक है, क्लियरली विजिबल है यहाँ पे कि 4 एम्पियर्स करंट फ्लो करेगा। अब इस 4 एम्पियर करंट को नापने के लिए लोगों ने क्या किया, इसके साथ में अमीटर को जोड़ दिया, क्योंकि अमीटर क्या मेजर करता है, करंट। अमीटर जोड़ा, ये हमने इसके साथ में सीरीज में क्या जोड़ दिया, आई हैव कनेक्टेड एन अमीटर इन सीरीज। और जो गड़बड़ हुई वो क्या थी कि देखो ये 20 वोल्ट, चलो हम लोग कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देख चुके हैं। हम लोगों ने देखा किस तरह से हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर, हमने पढ़ा था अमीटर, हमने देखा वोल्ट मीटर, और हमने देखा गैल्वेनोमीटर का इन सब में कन्वर्जन कैसे होता है। उसके बाद में हमने क्या किया था, हमने रेजिस्टेंस निकाला था एक कलर कोडेड रेजिस्टर का। उसके लिए हमने पढ़ा था बीबी रॉय, ग्रेट बच्चा, वेरी गुड वाइफ, वो वाला कोड मुझे याद होना चाहिए। इसके अलावा मैंने टॉलरेंस वाली चीज पढ़ी थी। अब देखो अब बारी आती है कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में घुसने की, जो आपको प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके सिलेबस में है 12th में, और ये वाला पार्ट आपके जेई मेंस और आईआईटी जेई में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, विच इज योर जेई एडवांस। तो देखो उसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आता है इट इज योर मीटर ब्रिज। अब देखो मीटर ब्रिज की जब मैं बात करता हूं तो मीटर ब्रिज जो होता है ये 1 मीटर लंबाई का एक तार होता है, उसको लिया जाता है। मैं अभी आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाता हूं, पहले इसकी नॉर्मल वर्किंग की हम बात कर लेते हैं। तो मीटर ब्रिज जो होता है इट इज बेस्ड ऑन, जो हमें पता होना चाहिए दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा, गेहूं पत्थर के पुल के ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है,
सबसे पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो इसमें यही है, दैट द मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये हमें इसका डायग्राम दिख रहा है जो कि इसका सर्किट डायग्राम कहलाता है। ठीक है, इसमें मुझे एक वायर मिलेगा L लेंथ का, विच लेंथ इज 1 मीटर। लेंथ जो है वो कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज द वायर, ए से लेकर बी तक ये जो पॉइंट है ये हमारा वायर है और लेंथ होगी 1 मीटर। दिस वायर इज मेड अप ऑफ मैंगनीज या फिर कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये मटेरियल्स होते हैं, इन मटेरियल्स की यहां पर बात की गई है। अब देखो मीटर ब्रिज जो होता है इसका बेसिस क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, इट्स रेजिस्टिविटी इज हायर देन द पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हल्का फुल्का आइडिया, उसका कोई मतलब मामूली सी चीज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि इसकी रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन द पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, आरबी। आरबी का क्या मतलब है, आरबी इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू पुट अननोन रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, अब देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, रेजिस्टेंस बॉक्स के आगे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और मीटर ब्रिज का जो काम होता है वो यही होता है, दैट इट इज यूज्ड टू मेजर unknown resistance in the सर्किट। ठीक है, हमारे मीटर ब्रिज का एक्चुअल में काम क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मान लो ये S जो है, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पर ये जो G दिख रहा है, ये G क्या है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर से एक डिवाइस जुड़ा हुआ है विच इज द जॉकी, जो आपने शायद पहली बार सुना होगा, पर मैंने आपको बताया है कि जॉकी होता क्या। ठीक है, तो ये जॉकी है, और इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड किया जाता है बहुत स्लोली। ठीक है, बहुत हल्के हल्के हाथ से इसे उठा के अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखते हैं। तो एक बहुत जनरल क्वेश्चन जो आपसे लैब्स में पूछा जाता है कि इस जॉकी वायर को हम लोग स्लाइड क्यों नहीं करते। स्लाइड इसलिए नहीं करते क्योंकि एरर इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो एरर इंड्यूस ना हो इसीलिए हम लोग कभी भी जॉकी को स्लाइड नहीं करते हैं, इसको एक एक करके अलग अलग पॉइंट से ऊपर रखा जाता है। ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर आ गया। क्योंकि ये डिवाइस नल डिफ्लेक्शन मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, मतलब कि ये डिवाइस काम कर रहा होगा कौन से प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो किस पे बेस्ड होता है, नल डिफ्लेक्शन। हमने ये देखा था कि बीच वाला जो रेजिस्टेंस उसमें कनेक्टेड होता था, किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो वो बीच वाले रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट नहीं बहता था, और हम उसी प्रिंसिपल को अब यहां पर काम में लेने वाले हैं। मतलब जो मैंने यहां पर इस पॉइंट को चुना है इस वायर पे, इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या दिखाएगा, G विल शो द नल डिफ्लेक्शन। तो मुझे ये वाली चीज पता होनी चाहिए, दैट G शोज नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। अब देखो होता क्या है, मैं आपको डिवाइस दिखा देता हूं, लेट मी शो यू द डिवाइस। ये हमारा मीटर ब्रिज है, कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाया। ठीक है, ये देखो, ये होता है हमारा जो मीटर ब्रिज होता है। तो इसमें देखो यहां पर से निकल गया है यार, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो मीटर ब्रिज है, इस मीटर ब्रिज में ये तो सप्लाई दी जाती है इन एंड्स के थ्रू, ये वाला एंड, ये वाला एंड, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा जाता है। ठीक है, यहां पर से हम लोग गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, जिससे फिर हम लोग जॉकी को कनेक्ट करते हैं, और यहां पर हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस होता है वो लगा हुआ होता है। ये जो पार्ट है कंडक्टिंग होता है यार, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, जो वायर निकले, ये देखो, ये पार्ट जो है दिस इज कंडक्टिंग पार्ट। ये नहीं है कि ये कंडक्टिंग नहीं है कि यहां से सीधे उछल के यहां पर आ रहे, इसके थ्रू वो चीजें बह रही हैं। ठीक है, तो यहां पे लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स, यहां से ली सप्लाई, ये रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या था, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड क्या था, जॉकी। अब देखो ये एक स्केल है, ये यहां से लेके और यहां तक की ये स्केल। इस स्केल को मैं देखूं तो ये मीटर स्केल है, 1 मीटर की स्केल मतलब कि मीटर स्केल। ठीक है, और इसके ऊपर ये देखो, ये रहा वायर, सब लोगों को नजर आ रहा होगा, गिटार के जैसा, जैसे गिटार में वायर्स होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी ये वायर है। ठीक है, और इसी वायर की हम बात कर रहे हैं कि वायर किसका बना होना चाहिए, दिस शुड बी ऑफ मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन।
तो देखो इस वायर के ऊपर हम लोग जॉकी को रखते हैं एक एक जगह पे और चेक करते हैं। अब मान लो मुझे एक पॉइंट मिला यहां, और सबसे पहले देखो कनेक्शन चेक करने का क्या तरीका होता है कि जॉकी को एक बार रखो इस एंड पे, तो गैल्वेनोमीटर मान लो राइट में डिफ्लेक्ट कर रहा है नीडल, ठीक है। फिर जॉकी को रखो इस एंड पे, तो मान लो गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट के अंदर डिफ्लेक्शन दिखा है, मतलब हमारी सेटिंग क्या है, करेक्ट है। एक बार करंट की, एक बार जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आएगी वो राइट आएगी इस एंड पे, और इस एंड पे अगर रखता हूं तो उसमें डिफ्लेक्शन कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये हमें कनेक्शन चेक करने का एक तरीका पता होना चाहिए। अब देखो मान लो इस वाले पॉइंट के ऊपर मैंने इसे रखा और इस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखा दी, तो मान लो कि ये वाली लेंथ है x और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, l माइनस एक्स, और यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, इट इज 100। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसको एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो इसका अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, लेट्स सी। देखो सर, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया मैंने, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना, ये हमारा शंट S, कुछ भी शंट क्या बोलना है इसे, S अननोन रेजिस्टेंस। उसके बाद में कौन आता है, L माइनस एक्स, L माइनस एक्स है, और अगर मैंने माना कि इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, रो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए मैं जानता हूं दैट R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये वाली बात तो मुझे पता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट इज रो एंड द लेंथ इज L माइनस एक्स, सो दिस बिकम्स रो L माइनस एक्स अपॉन A, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पार्ट की अगर बात करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट विल बी रो x अपॉन A, क्लियरली, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, x है, और रो L बाय A क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस, ये वाली बात मैं जानता हूं। तो यहां से ये आ गया। अच्छा, बीच में ये जॉकी और ये गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट तो हम खाई गए, तो ये आ गया हमारा गैल्वेनोमीटर जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक, और इसके अक्रॉस ये हमारी बैटरी। चलो, ये वाली चीज अब मेरे को पता लग गई, और मुझे ये पता है कि इसके अंदर क्या है, नल डिफ्लेक्शन है। नल डिफ्लेक्शन के केस में और व्हीटस्टोन ब्रिज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उसका जो प्रिंसिपल है, इट सेज दैट R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3, ठीक है, in which case only when this galvanometer shows what, it shows null deflection। तो देखो R1 R4 R2 R3 करते हैं, तो ये हमारे पास में क्या है, दिस इज अवर R1, इसको B को छोटा कर देते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो मैंने रेजिस्टेंस निकाले, लेट से इट इज RB, R1 R2 R3, और ये क्या हो गया हमारा R4। तो मुझे क्या मिल जाएगा, R1 R4 मतलब RB इंटू रो L माइनस एक्स इंटू A, RB रो L minus x upon A is equal to R2 R3, R2 is S, R3 is रो x by A, ठीक है। रो से रो खत्म, A से A खत्म, तो यहां से जो मुझे S की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, RB L minus x upon X, ठीक है। ये मुझे वैल्यू मिल गई, और ये जो मुझे वैल्यू मिली, यहां से जो बात क्लियरली विजिबल है कि यहां पर लेंथ कितनी होगी हमारे वायर की, बिकॉज इट इज अ मीटर ब्रिज, द वायर इज ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन ऑल्सो राइट दैट द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू RB इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला विच विल गिव मी द वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो ये चीज मुझे अच्छे से याद होनी चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे पास क्या रिलेशन आता है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू RB 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स, वेयर RB इज द रेजिस्टेंस विच वी हैव पुट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, और RB की वैल्यू जो होगी उस वैल्यू को तो मैं
जानता हूं, तो इसलिए मुझे वहां पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में वैल्यू किसकी आ जाती है, एस की, या फिर द अननोन रेजिस्टेंस विच आई हैव पुट इन द सर्किट। देखो ये रहा, ठीक है। तो इसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस, एस दे देंगे या फिर एक्स निकलवा लेंगे, कोई भी एक लेंथ निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीजें आनी चाहिए, मुझे कनेक्शन सेट करने आने चाहिए प्रैक्टिकली, इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है, बिकॉज ये आपके 11th क्लास में और 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इस पे सवाल आपका आना है और एडवांस में भी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे अपना नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, विच इज नोन एज द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर या फिर कुछ लोग इसे प्यार से कुछ पॉट बोल देते हैं, पीओटी पॉट, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का पीओटी लेके, अब देखो पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है। पोटेंशियोमीटर इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। इसका काम क्या है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल। इट इज बेस्ड, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। यहां पर भी किसकी बात होती है, नल डिफ्लेक्शन की। और देखो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी या फिर ईएमएफ ऑफ द बैटरी तो मैं वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकता था, पर होता क्या है कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है, इट इज मच मोर एक्यूरेट, इट इज मच मोर एक्यूरेट देन द वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर की जगह किसे काम में लेते हैं, वी यूज द पोटेंशियोमीटर और द पॉट, ठीक है। अब इसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है जिस पर ये बेस्ड है, और वो प्रिंसिपल क्या है, दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक ऐसा वायर जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ना हो, और उसके थ्रू जब मैं एक करंट फ्लो करा रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, उस वायर के किसी भी पोर्शन का जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने निकलूंगा, देन दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। मतलब कि V अगर है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द L जो उस पोर्शन की दे रखी है, ठीक है। तो यहां मैंने किसकी बात की है, आई हैव टॉक्ड अबाउट द पोटेंशियोमीटर्स प्रिंसिपल। एक बार फिर पढ़ते हैं, दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, the potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion। उस portion की लेंथ से वो क्या होगा, it will be directly proportional, ठीक है। अगेन मैं आपको ये वाली बात बोल चुका हूं, दैट दिस इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। मतलब अगर मैंने कहीं पर इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, देन दैट गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये वाली बात हमें क्लियर हो जाती है। वापस से जो सेटअप है वो कुछ मीटर ब्रिज जैसा ही है, पर इस बार क्या किया गया है कि 1 मीटर के ही वायर को कई राउंड्स में घुमा दिया गया है। देखो जरा किस तरह का होता है, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। कुछ लोग इसे गिटार समझ के ऐसे बजाने लग जाते हैं, पर इस तरह से नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कई वायर हैं, और ये जो आपको स्केल दे रखी है, इस वाली स्केल की लेंथ कितनी है, दिस स्केल इज ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। तो ये 1 मीटर के इसमें कितने वायर हैं, आई कैन सी the number of wires to be here, it is the first 1 2, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, देखो रुक जाओ भाई। तो देखो भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वायर्स। 1 मीटर के 10 वायर, मतलब कि क्या मेरे पास जो टोटल वायर की लेंथ है, क्या वो 10 मीटर है, बिल्कुल सर 10 मीटर है। और ये सब आपस में कैसे हैं, दीज ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। तो एक एंड से तो मैं क्या ले लेता हूं, फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स आई कनेक्ट अ बैटरी, और दूसरे जो इसका एंड है उसके थ्रू एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है, और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट किया जाता है। उस जॉकी से हम इसके ऊपर वही रख रख के देखते हैं अलग अलग एंड्स के ऊपर, और देखते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया है, नल डिफ्लेक्शन आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप होता है किसका, पोटेंशियोमीटर का, जो आपको लैब्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये सारी बातें हम लोग कर ही चुके हैं, अब इसको देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कि इसका सेटअप आखिर सर्किट में किस तरह का बनाया जाता है, और बनाते हैं उसको। ये एक बैटरी कनेक्टेड है,
लेट्स से ये हमारा वायर है, ठीक है। ये आ गया हमारा गैल्वेनोमीटर और ये आ गया जॉकी, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, ये बैटरी जिसका ईएमएफ था ई और इंटरनल रेजिस्टेंस था आर, ठीक है ना। ये हमारा वायर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है ये हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ठीक है। इस बैटरी की जरा पोलैरिटी को बदल देते हैं जिससे कि हम डेरिवेशन को करें। ठीक है, तो अगर मैंने ये पोलैरिटी ली, मान लिया ये हायर पोटेंशियल, ठीक है, और इसका पोटेंशियल है कितना V। तो अगर यहां पर भी तो यहां पर भी कितना होगा, इट विल बी V, ठीक है। यहां पर भी इट विल बी V और यहां पर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी V अगेन, ठीक है। अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सब जीरो है ना, ये सब जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। और ये सब जीरो, और यहां पर अगर गैल्वेनोमीटर शो क्या कर रहा है, द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन। तो अगर ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब यहां तो कोई बहुत जोरदार चीज होने वाली है, और वो जोरदार चीज क्या है कि इस आर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। मतलब देखो इसके अक्रॉस वैसे भी अगर मैं देखूं तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ई आया, ठीक है। और क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन मतलब कि यहां पर भी मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ठीक है। लेट्स से इस वायर की लेंथ जो थी इट वाज एल, है ना, और ये जो लेंथ आई यहां से मैंने मेजर की, लेट्स से इट इज एक्स, ठीक है। ये कितनी हो गई, एक्स। तो देखो क्या एल लेंथ के लिए, क्या चीज, एल लेंथ के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप मुझे दिख रहा है वो कितना है, यहाँ पे V है, ठीक है। तो हम लोग इस केस में जो चीज निकालते हैं इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एल लेंथ के लिए द डिफरेंस इज V। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, वही यूनिटरी मेथड विच इज V बाय एल, और इस V बाय एल बिकॉज दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ, और इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, इट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या नाम दे दिया गया, इट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसे ये नाम दे दिया गया। और यही अब अगर मैं बोलूं कि ये जो एक्स लेंथ है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो अब मैं यहां से वो क्या बोलूंगा, दैट इसके अक्रॉस ई आया, और वो ई किसके बराबर हो गया, एक्स टाइम्स V बाय एल के बराबर। तो यहां से मेरे पास में क्या निकल के आ जाता है, दैट द वैल्यू ऑफ ई जो इस एक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल बी इक्वल टू V, ये क्या था 1 के अबाउट, तो एक्स के अबाउट क्या हो जाएगा, V एक्स अपॉन एल। ये मेरे पास में जो फाइनल रिजल्ट है निकल के आ जाता है। तो इस तरह से मैंने क्या मेजर कर लिया, आई हैव मेजर्ड द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। जो मुझे बैटरी गिवन थी उस वाली बैटरी के अक्रॉस जो अननोन ईएमएफ है उसको मैंने मेजर कर लिया है। अब देखो इस बैटरी का जो टर्मिनल्स थे हायर लोअर, उनको मैं पलट भी देता तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। वो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इस तरह से कर लिया गया। तो देखो एल के लिए V, पोटेंशियल डिफरेंस 1 के लिए हो जाएगा V बाय एल। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि इसके अक्रॉस क्योंकि कोई ड्रॉप ही नहीं है, मतलब यहां पर अगर E मिल रहा था तो यहां पर भी मेरे को क्या मिलेगा, E मिलेगा विच इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो यहां पे मैंने क्या बोला, दैट अक्रॉस L कितना हो जाएगा, V एक्स बाय एल, और ये दोनों बराबर ही होने चाहिए। इसके अक्रॉस जो है वो इतना ही तो आना चाहिए। तो V बाय एल अगर 1 के अक्रॉस था तो x के अक्रॉस कितना होगा, V एक्स बाय एल, और यहां पर मिल कितना रहता मुझे, एप्सिलॉन, मतलब कि ये E विच इज द ईएमएफ ऑफ द गिवन बैटरी। तो इस तरह से मैंने क्या चीज मेजर कर ली, आई हैव मेजर्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके।
चलो देखो अब इस पे बेस्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में पहला ये दे रखा है मुझे क्या दिया हुआ है, 40 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है इस वाले पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस, ये अपना गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, ठीक है। ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, 10 मीटर इसकी वायर की लेंथ थी, ठीक है। वो जो कई सारे वायर्स दिख रहे थे ना ऐसे 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 सांप के शेप में घूमे हुए, उनको एक ही मान लिया जाता है ना, और इसके अंदर उसको इस तरह से शो कर देता है। तो ये 10 मीटर का वायर, ठीक है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जरा, यहां मैंने देख के बैटरी कनेक्टेड है, ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है इसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, -12, क्योंकि देखो लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड, -12, और ये नल डिफ्लेक्शन अगर एक्स के ऊपर दिखा रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए -12। यार ये कभी पॉसिबल है क्या? रेंज क्या है अपनी, ये देखो रेंज तो है अपनी, यहाँ पर तो आ रहा है मेरे पास में 40, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 40, यहाँ पर कितना था 0, और यहाँ पर भी था 0। तो आई एम लाइंग इन द रेंज ऑफ 0 to 40, और मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है -12, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ई जो आता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मुझे एक्स की वैल्यू किसके हिसाब से मिलती है, मेरे को मिलती है -12 के हिसाब से, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। यहाँ पर -12 नहीं आ सकता, इसको लिख देते हैं कि -12 वोल्ट्स कांट कम हियर एज द रेंज जो मुझे गिवन है, रेंज विच इज पॉसिबल इज फ्रॉम 0 to 40, -12 उसमें लाया नहीं कर रहा, तो ये आ गया इज फ्रॉम 0 to 40 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो दिस इज अराउंड सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन। अगर ये बैटरी उल्टी लगी होती तब मैं कैलकुलेट कर लेता, आराम से मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। दूसरी एक चीज और मुझे ध्यान रखनी पड़ती है, वो ये है कि कई बार क्या होता है, लेंथ 10 मीटर दे रखी है और बैटरी कुछ इस तरह की पोलैरिटीज की कनेक्टेड होती हैं कि जो मेरी लेंथ निकल के आती है एक्स, वो इस 10 से ज्यादा आ जाती है। तो वो अगर इस 10 से ज्यादा आ गई तो सवाल डायरेक्टली गलत है, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर नन ऑफ दीज देना है, ना कि कोई लेंथ दे देनी है। उसमें एक्स अगर मान लो मेरे को 10 मीटर लेंथ दे रखी है और एक्स की वैल्यू आ गई 12 मीटर, तो क्लियरली विजिबल है कि गलत है। इस 10 मीटर में बीच में कहीं 12 थोड़ी ना लाया कर सकता है यार, ठीक है। इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग जो हमें पता लगना चाहिए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 50 वोल्ट की बैटरी, तो यहां पर कितना मिलेगा मुझे 50, यहां पर भी कितना 50, ठीक है। यहां पर होगा 0 और यहां पर होगा 0, मतलब कि जो अब मेरे पास में ई आना चाहिए, इट शुड लाई इन बिटवीन 0 to 50। तो देखो मुझे ई निकालना है सच नल डिफ्लेक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 5.2 पर आ जाए। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या, फॉर्मूला इज ई इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज Vx अपॉन L। V कितना दिया हुआ है मुझे 50 इंटू एक्स इज 5.2 डिवाइडेड बाय द लेंथ विच इज 10। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 5.2, मतलब कि ये कितना आ गया मेरे पास में 26 वोल्ट्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस बैटरी ईएमएफ, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस था इसका छोटा सा आर, जिसका कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। तो देखो मेरे पास यहाँ पर ईएमएफ कितना निकल के आ गया 26 वोल्ट्स, ठीक है। मैं और आगे बढ़ा, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर वापस मुझे ई निकालना था सच दैट नल डिफ्लेक्शन कहां पर आया 2.4 मीटर पे। तो इस बार भी क्या करूंगा मैं, आई विल डू द सेम थिंग विच इज V E इक्वल्स टू Vx अपॉन L, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, E इक्वल्स टू V इज 40, X इज बीइंग गिवन टू मी इज 2.4, मतलब 40 अपॉन टोटल लेंथ इज गिवन टू मी इज 10। इसमें जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है वापस से 10 मीटर्स, मल्टीप्लाइड बाय X इज 2.4। तो ये कितना आ गया, दिस इज 4 एंड 4 इंटू 2.4, मतलब कि दिस इज 7.2 वोल्ट्स। तो इस बैटरी का जो ईएमएफ निकल के आया वो मेरे पास में कितना आ गया, इट इज 7.2 वोल्ट्स, ठीक है ना। नहीं 7.2 थोड़ी होगा, 2.4 इंटू 4 है ना, 9.6 हुआ ना, 24 इंटू 4 इज 96। तो ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज 9.6 वोल्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास में क्या आ गया, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पोटेंशियोमीटर से क्या चीज कैलकुलेट कर ली, आई हैव कैलकुलेटेड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी विच इज बीइंग कनेक्टेड आउटसाइड,
ठीक है, अब देखो ये वाली जो बैटरी ऊपर जो कनेक्टेड है ना यार, दिस इज एक्चुअली द बैटरी एलिमिनेटर, जिसका वोल्टेज मैं खुद ही सेट करता हूं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ऊपर वाली जो बैटरी है ये तो मेरे हिसाब से मैं कितने वोल्ट की जोड़ के दे रहा हूं उसे। ठीक है, बस इसकी रेंज जो है वो सही होनी चाहिए और उससे एक सही बैटरी को ही मेजर करना चाहिए, ये कंडीशन होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से पोटेंशियोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी डू इट। तो देखो सेटअप बिल्कुल वैसा ही, इसको डायरेक्टेड क्वेश्चन से ही सीख लेते हैं। जनरल रिजल्ट हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। देखो 20 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कनेक्टेड है। साथ ही इस बार मुझे ये जो वायर मौजूद है मैंगनीन वाला, इस वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 8 ओम्स। ये बहुत ध्यान से देखना है हमें कि इस वाले वायर का रेजिस्टेंस मुझे कितना गिवन है, 8 ओम्स। और देखो अगर मैं सिर्फ इस सर्किट की बात करूं तो इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो करने वाला है वो करंट कितना होगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 8, मतलब कि टोटल ऑफ 10 ओम्स। तो ये 10 ओम और ये 20 वोल्ट्स, मतलब कि आई कितना आ गया, आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर विच इज 2 एम्पियर्स। तो यहां से मैंने देखा कि करंट कितना बह रहा था, इट वॉज ओनली 2 एम्पियर्स। ठीक है, तो इस सर्किट में करंट बाहर 2 एम्पियर्स और इसका इक्विवेलेंट कितना आया, 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो देखो अगर मैं ये नीचे वाले सर्किट को देखूं और अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने इस सर्किट में एक नोन रेजिस्टेंस 10 ओम का एंटर करा दिया है, तो क्या ये कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। देखो ये हमारे पास 8 वोल्ट वाली बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसको ऐसे कह देते हैं कि मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, जिससे मैंने इसके अंदर क्या डाला है, जिससे मैंने इसके अंदर डाला है एक नोन रेजिस्टेंस, जो कि इन दिस केस उसकी वैल्यू क्या है, 10 ओम्स। ठीक है, ये 10 ओम कहां से आया, 8 इंटू 10। ठीक है, इसकी वैल्यू अपनी वही 8 वोल्ट्स, ये हमारा कितना आर, छोटा आर, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, तो देखो अगर ये मान लो ई होता, ये क्या होता, अगर ये होता ई, तो यहां पर जो मुझे डिफरेंस मिलता वो क्या मिलता, फिर वही करंट फ्लो करता आई, तो यहां से मिलता मुझे ई माइनस आई आर, मिलता क्या नहीं। ठीक है ना, यहां जो मुझे ड्रॉप मिलता वो मिलता ई माइनस आई आर। अच्छा, ऐसे ही इसके थ्रू अगर मैं देखूं मैक्सिमम जो मैं मेजर कर सकता हूं वो कितना कर सकता हूं, यहां पर आई आर का ड्रॉप आएगा, मतलब 20, ये बढ़े ये घटे तो ये 16। ठीक है, मैं इतना मेजर कर सकता हूं मैक्सिमम, क्योंकि 2 एम्पियर का करंट है, 2 2 4, 20 माइनस 4 इज 16। तो अब देखो ये जो 10 ओम आया, इस वाले 10 ओम को इसके साथ जोड़ा, सीरीज में है ये दोनों। ठीक है, यहां मैंने ड्रॉप देखा कितना है, ई माइनस आई आर। अब ये जो ई माइनस आई आर वाला ड्रॉप है, अगर मैं इसकी बात करूं और इस करंट, इस सर्किट में आई लिखने की कोशिश करूं, तो आई की वैल्यू क्या है, इट इज हाउ मच, इट इज ई अपॉन आर प्लस आर, इतनी ही है। और इसी ई अपॉन आर प्लस आर की जब मैं बात करूं तो ई माइनस आई आर करने से क्या आ जाता है, ये ई माइनस आई आर, जो कि मुझे यहां पर क्या मिलने वाला है, पोटेंशियल ड्रॉप, ये कितना आ जाएगा, ई इज हाउ मच, ई इज ई, और आई कितना है, ई अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय आर, यही तो है। देखो ई आर वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, तो मेरे पास में क्या बचा, आई एम लेफ्ट विद ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, द वैल्यू हियर कम्स आउट टू बी ई आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर विच इज अ डिवाइस एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन के केस में जो मुझे यहाँ पर ये ई माइनस आई आर मिला है, क्या वही मुझे यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए, मतलब कि जो मैंने पहले रिजल्ट्स लिखे थे विच इज वी एक्स बाय एल। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए अब, ई आर अपॉन आर प्लस आर के बराबर, किसके बराबर, ई आर अपॉन आर प्लस आर के बराबर। और ये कंडीशन कब है, दिस कंडीशन इज ट्रू ओनली व्हेन नल डिफ्लेक्शन इज देयर। क्या है यहाँ पे, एक नल डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन है। ठीक है, तो मेरे पास में ये वाला जो रिजल्ट है यहां से आ जाता है। ठीक, अब मान लो कि आपको कोई बोले कि चलो यार एक्स की वैल्यू ले लो आप 2 मीटर, आपको मान लो जो एक्स है उसकी वैल्यू दे दी गई कितनी, 2 मीटर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर्स लिखूंगा तो यहाँ पर ये वी एक्स बाय एल में वी कौन सा डालूंगा, 20 डालूंगा क्या, नहीं, इस बार ये जो वी डलेगा वो कितना डलेगा, 16 डलेगा, क्योंकि इस एंड के अक्रॉस कितना है, 16 है। तो ये आ गया 16 इंटू 2 अपॉन एल इज हाउ मच, इट इज 10।
इक्वल्स टू ई अपना कितना है 8, कैपिटल आर कितना है इस केस में 10 अपॉन 10 प्लस आर, कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेरे पास में रिलेशन आया, इस वाले रिलेशन को अब मैं सॉल्व करके बहुत आराम से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं। एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 8 10, ये कितना हो गया 32 अपॉन 10, सो दिस लेट्स डू 8 5 8 एंड 8 खत्म, 2 और ये 5, ठीक है। फिर 10 प्लस आर क्या आ गया मेरे पास, 10 प्लस आर इक्वल्स टू 25, विच गिव्स मी द वैल्यू ऑफ आर टू बी 15 ओम। मतलब कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना भारी है, द वैल्यू ऑफ आर इज हियर 15 ओम्स। तो इस तरह से मैंने इसकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर ली है। तो अब इस तरह का भी अगर मुझे सवाल मिला, जो कि जनरली बनता है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जेई एडवांस लेवल पे के पेपर में, तो इस पे बेस्ड अब अगर सवाल बनता है तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे V की वैल्यू बहुत केयरफुली पुट करनी है, इट इज 16 एंड नॉट हाउ मच, नॉट 20 नाउ। ठीक है, तो इस तरह का एक सर्किट मुझे दिया होगा, मैं ये मान के चलूंगा कि एक डब्बा जुड़ा हुआ है किसके साथ, इसके साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स का, जो यहाँ पे इसका इंटरनल, जो यहाँ पे इसका टोटल आर इक्विवेलेंट आएगा निकल के। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है और इस चीज को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। और इस तरह से हमने जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको खत्म कर दिया है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका कैपेसिटर है, तो हम उसको अब पढ़ेंगे, विच इज कैपेसिटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म्स अ वेरी मेजर पार्ट, आपका बहुत मेजर पार्ट बनाता है। जब तक आपको सर्किट्स के कॉम्बिनेशन ही देखने नहीं आते कि ये सीरीज में है कि ये पैरेलल में है, तब तक हमें बहुत समस्या आने वाली है। सो प्लीज रिवाइज ऑल दी स्टफ बिफोर स्टडिंग कैपेसिटर, और उसके बाद में हम इसको खत्म कर ही